हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। साथ ही आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी बड़े बढ़िया तरीके से चल रही होंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लासेस के बीच में जब भी बजट आ जाएगा तो बजट के बाद एक स्पेशल बजट की क्लास मैं आपके लिए लाऊंगा। उसके साथ साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में भी कोई अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए तो उसको भी लेके आऊँगा। तो आज की क्लास में हम जो भी की फीचर्स हैं बजट के उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीधा मैंने जो ऑफिशियल बजट है वहीं से इसको उठाया है। और जितनी भी हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, सीधे हम आज के क्लास पे जंप करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो बात है वो है कि इस बार के बजट में कि क्या थीम रखने की कोशिश की गई, कौन कौन से सेक्टर्स पे फोकस करने की बात की गई। तो गवर्नमेंट ने खुद ने उस चीज़ को बताया है कि वो कोशिश कर रहे हैं जो भी हमें सुधार करने हैं, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अचीव करना चाहते हैं हम, है ना, ये हमारा टारगेट है। तो उसके लिए कौन कौन से तरीके, या फिर हम चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से पॉवर्टी को हटाना है, एम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन कौन से तरीके या कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो बजट उन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करता है कि इस सेक्टर पे हमें फोकस करना है। तो इस बार के बजट में या इससे पहले वाले बजट में भी गवर्नमेंट मेनली इन्हीं सेक्शंस पे या इन्हीं सेक्टर्स पे फोकस करती है, जिसमें सबसे मेन क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो, लॉजिकल बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ना फोकस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे आज भी जितना भी पर्सनस हैं, जितने भी लोग हैं, उसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और वहाँ पे एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस भी है। क्या है? डिस्ट्रेस। ठीक, डिस्ट्रेस भी है। तो उस वजह से हमें ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें सुधार करें ताकि वहाँ पे ना पर कैपिटा इनकम बढ़ सके। अगर उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ये चांसेस है कि जो हमारा पॉवर्टी है वो कम हो जाएगा और लोगों को अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ने की वजह से वो लोग डिमांड पे या फिर वो लोग डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर डिमांड क्रिएट होगी या डिमांड बढ़ेगी तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि डिमांड बढ़ेगी तो उधर से वो मैन्युफैक्चरर है, वो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करेगा तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी उसे, तो लेबर को हायर करेगा। अब लेबर को हायर करेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। ठीक, और लोगों के हाथ में वापस से पैसा आएगा और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। ये साइकिल मैंने आपको बार बार बताया। तो बजट भी कोशिश क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बजट मेन टूल क्या है, फिस्कल पॉलिसी का टूल है। किसका? फिस्कल पॉलिसी का। और मैंने आपको फिस्कल पॉलिसीज पढ़ाई हुई है। फिस्कल पॉलिसीज में मैंने बताया कि बजट क्या कोशिश करेगा, फिस्कल स्टिमुलस देने की कोशिश करेगा, जिसके जरिए लोगों के हाथ में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो हर बजट यही कोशिश करता है, खासकर जो डेवलपिंग नेशन है या लीस्ट डेवलप्ड नेशन है उनमें यही कोशिश करता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाए, है ना, जिससे डिमांड को बूस्ट किया जाए। इस बार के बजट में भी क्या मेन फोकस किया गया है कि भाई किस तरीके से डिमांड को बूस्ट किया जाए। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ में सुन भी लिया होगा कि अब 12 लाख तक क्या होगा, 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या है कि फॉर एग्जांपल पहले 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लग रहा था, है ना। अब इन्होंने बोला कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब उस वजह से ये जो 5 लाख रुपये जिस पर टैक्स लग रहा था एक्स्ट्रा, वो लोगों के हाथ में बच जाएगा। जब लोगों के हाथ में बच जाएगा तो वो डिमांड करेंगे। क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, है ना। जब ये डिमांड करेंगे तो चांसेस ये है कि मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा। अब बात क्या है कि हम क्यों इतना डिमांड बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। तो उसका बड़ा कारण ये है कि जो ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे अभी देखो, अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे क्या है, ट्रम्प वापस से जो जीत के आए हैं, ट्रम्प इस बार जो ट्रम्प गवर्नमेंट बनी है उनका फोकस क्या है कि वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है उनकी, तो कि बाहर से जो भी प्रोडक्ट आएंगे उन पर हम टैरिफ लगाएंगे। तो उस वजह से हमारे एक्सपोर्ट तो इम्पेक्ट होने ही वाले हैं, है ना। अभी देखो, अभी मोदी जी गए थे तो मोदी जी को भी उन्होंने क्या बोला कि हम इंडिया पे उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना इंडिया हम पे लगाती है। तो हम उन पे ऑलरेडी ज़्यादा लगाते हैं तो इस वजह से हम पे भी टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो एक्सपोर्ट तो इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो उस वजह से हमें जो
लोकल या जो लोकल कंजप्शन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हाउस होल्ड डिमांड है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये बजट पूरा का पूरा फोकस कर रहा है इस बार का कि किस तरीके से हाउस होल्ड डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखो, डिमांड बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, तो लोगों के हाथ में पैसा देने के तरीका ही इसमें डेवलप किया गया, बताया गया कि कैसे कैसे किस स्कीम में कितना पैसा देंगे। अब इतना सारा बड़ा सा बजट है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, उन चीज़ों को हम सिंपली जानेंगे और ज़्यादा चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा हम घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो एक यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि फ्यूल क्या है, रिफॉर्म्स, बहुत सारे सुधार करेंगे, वो फ्यूल के तौर पे काम करेंगे। ठीक, गाइडिंग स्पिरिट क्या है, इंक्लूसिविटी, सबको मिला के, जैसे इससे पहले वाले बजटों में बोल सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात बोली गई है। और फिर फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, विकसित भारत। हालांकि ऐसी चीज़ें आपसे पूछने नहीं वाले, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बजट क्या करने की कोशिश कर रहा है, या बजट सोच कैसे रहा है, या फिर हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या सोच रहे हैं या क्या चाह रहे हैं, है ना, कि अलग अलग सेक्टर में इतना सारा हम पैसा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्या मकसद है हमारा। ठीक, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया मैंने आपको। दूसरा देखो एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर में क्या है कि ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है, साथ ही एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करने का काम सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर से होता है। अब ये दोनों के दोनों काम कौन कर रहा है, एमएसएमई सेक्टर, तो इसलिए इसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने पे फोकस किया गया है, साथ ही न्यू इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने पे भी फोकस किया जा रहा है और एक्सपोर्ट्स पे भी। ठीक, ये चार मेन क्या बोला, इंजन्स बोला गया है इनको, क्या बोला, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये चार क्या हैं, इंजन्स हैं। ठीक, फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ये लाइन कोट की थी, कोई साउथ के पोइट हैं उनके द्वारा, अ कंट्री इज नॉट अ जस्ट अ सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। तो ये वहाँ का साउथ का कोई पोइट है, उन्होंने ये लाइन बोली थी, तो इस बार उन्होंने ये बात को भी बोला था। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार क्या किया, एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, कि भाई हमें एक डेवलप्ड इंडिया को बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या काम करने पड़ेंगे हमें। तो उसमें बोला एक्सेलरेटेड ग्रोथ की बात की गई कि भाई ग्रोथ रेट ज़्यादा अचीव करनी है। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई कि भाई हमें ये अचीव करना है। इनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया, राइजिंग मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास की हमें क्या, जो खर्चा करने की कैपेसिटी उसको इंक्रीज करना है, इसीलिए क्या किया गया कि ये 12 लाख तक इनकम टैक्स को जीरो कर दिया गया। ठीक, उसके बाद ये अपलिफ्टमेंट, हाउस होल्ड सेंटिमेंट, इस टाइप की चीज़ों को बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम देखेंगे, ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम नहीं जानेंगे, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे फोकस करेंगे। थोड़ा देखते हैं, डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। ठीक, तो इनके लिए क्या क्या काम किए गए, तो इनके लिए जो जैसे इन सेक्टर्स के लिए, गरीबों के लिए, यूथ के लिए, अन्नदाता या नारी के लिए जो स्कीम्स चलाई गई हैं, जिनकी इनमें चर्चा की गई है, उन स्कीम्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे एक स्कीम में प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, तो इसका क्या, धन धन्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक, इसका क्या मकसद है, टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। तो इसका आपसे पूछ सकते हैं कि पीएम धन धन्य कृषि योजना किससे रिलेटेड है, तो ये एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने की बात की गई है। ठीक, फिर उसके बाद एक और देखो, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो इसमें क्या बोला, 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। फिर एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि मखाना बोर्ड इन बिहार। अब देखो मखाना का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है बिहार में ही हो रहा है, तो इसलिए बोला गया कि वहाँ पे मखाना बोर्ड को स्टेबलाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद देखो, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, तो हमें पता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी तो उसमें मेन काम किसने किया था, हाई यील्डिंग सीड्स का हुआ था, है ना, हाई यील्डिंग सीड्स का या हाई यील्डिंग वेराइटी वाले जो सीड है उनका यूज़ हुआ था। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि इसमें फिर से वापस हम कोशिश करेंगे कि इनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद ये देखो, ये क्या है, इनहेंस क्रेडिट थ्रू केसीसी। अब क्या किया, केसीसी की लिमिट्स को बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया है। और दूसरा, केसीसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है। ठीक, अब इसको फिशरमैन, डेयरी, इन इंडस्ट्रीज पे भी एक्सपेंड कर दिया गया कि अगर कोई फिशरमैन है तो वो भी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉर्ट टर्म का लोन ले सकता है। ठीक, ये बातें हुई। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, लॉन्च 6 ईयर मिशन विद स्पेशल फोकस ऑन तूर, उड़द, मसूर, एम्फेसाइजिंग
अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो जनरली हम अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। क्या बात की गई होगी? प्रोडक्शन की बात की होगी कि भाई प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है, सस्टेनेबिलिटी की बात की गई होगी, यही बात तो की जाए। देखो यही लिखा है, डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स, इनहेंसिंग प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, improving post harvest storage मैनेजमेंट, अश्योरिंग रिम्यूरेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर। तो ये किसके अंदर है? आत्मनिर्भर। अब देखो आपको जनरली ये चीज़ें सोचने की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा पॉजिटिव बात की गई है क्या, आत्मनिर्भरता की बात है, तो ठीक है हाँ सीड्स की बात की जाएगी कि प्राइसेस अच्छे मिले, प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो, ये सब चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। ठीक, उसके बाद एक ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। तो ये इसका मतलब क्या है? देखो सीन क्या है कि रूरल एरिया में जितने भी बैंक्स हैं ना वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से बचती हैं। अब वो बचती क्यों? क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, तो रूरल एरिया में उन्हें प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो उस वजह से ये जो पोस्ट है, इंडियन पोस्ट है ना, पोस्ट ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पुराना है और बहुत समय पहले से वहाँ पे डेवलप्ड है। तो हमने इससे पहले देखो एक क्वेश्चन आया था IPPB वाला, है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला क्वेश्चन, ये CPF में ही आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आया तो ये स्कीम्स के जरिए ही क्या किया जा रहा है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनके पास पहले ही था, तो अब ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम वहाँ करने लगे, घर घर जाके क्या करने लगे, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। तो ये इसके जरिए बोला जा रहा है कि रूरल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल रहा है, वो भी फॉर्मल जो फाइनेंस का सिस्टम है उसके अंडर आते जा रहे हैं। ठीक, तो ये बात इसमें की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें और भी हैं। अब जैसे ये कृषि से रिलेटेड चीज़ें, जैसे यहाँ पे बताया गया था एग्रीकल्चर, तो ये पहले वाले इंजन के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह। देखो बजट में जो भी स्कीम का नाम आ जाए वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि मखाना बोर्ड वाला, हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछा ना जाए कि मखाना बोर्ड कहाँ स्टेबलाइज किया गया, ये नहीं पूछ सकता, इसके चांसेस बहुत ही कम है। वो किसी क्वेश्चन के एक ऑप्शन के अंदर इसको डाल के आपको दे सकता है। ठीक, उसके बाद देखो MSME सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं कि सपोर्टिंग MSME एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। तो इनके लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जा रहे हैं, किसके लिए? माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, जिसकी लिमिट कितनी हुई? 5 लाख लिमिट, रजिस्टर्ड एट उद्यम पोर्टल, द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड विल बी इशूड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना, किसके लिए? अब एक 3 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, है ना। देखो MSME हमें पता है, MSME सेक्टर होता है, अब इसमें सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइजेस के यहाँ पे बात की जा रही है, सिर्फ माइक्रो के लिए दिया जाएगा, और वो भी जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, और लिमिट कितनी होगी? 5 लाख तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। फिर उसके बाद बोला स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर, इनके लिए बोला 5 लाख फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च, प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़। अब देखो अभी ये लॉन्च नहीं हुई तो इसलिए हम इसको अभी ध्यान न रखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग मिशन विथ मैंडेट टू फोकस ऑन ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये जितनी बात की गई कि कैसे MSME सेक्टर को प्रमोट किया जाए, कैसे इन्हेंस किया जाए उनकी प्रोडक्टिविटी, उस पर बात की जा रही है। जॉब रेडी वर्कफोर्स की बात की जा रही है, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक MSME सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों की इसमें चर्चा की जाने लगी है। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे देखो मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, उनके लिए क्या क्या जो मेजर्स उठाए गए हैं। तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम ऑन फुटवेयर लेदर सेक्टर पे फोकस किया जाएगा। टॉय सेक्टर की बात की जा रही है कि भाई टॉय सेक्टर को डेवलप करने की बात की जा रही है। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग की बात की जा रही है। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे एक ये दिया है रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर MSME, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो अभी क्या जो क्लासिफिकेशन का तरीका बनाया गया, जो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए करेंट में इन्वेस्टमेंट की बात 1 करोड़, ये करोड़ है, एक चीज़ ध्यान रखने, करोड़ की बात की जा रही है। रिवाइज्ड है 2.5, करेंट टर्न, अगर हमें इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करना है तो रिवाइज्ड है 2.5 करोड़, और टर्नओवर पे बात करना है तो 5 करोड़, और रिवाइज्ड में होने वाला है वो 10 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए करेंट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और रिवाइज इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ होने वाला है। करेंट इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट की जगह ये टर्नओवर है, तो रिवाइज इन्वेस्टमेंट होगा 100 करोड़। इसी तरीके से मीडियम की डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि करेंट में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और रिवाइज्ड में होने वाला 125 करोड़ रुपीज़ की बात कर रहा है। टर्नओवर 250 करोड़ और रिवाइज्ड में 500 करोड़। तो इनकी डेफिनेशंस को बढ़ाया गया है कि भैया इनका दायरा बढ़ा दो, है ना। MSME सेक्टर की बात की गई है। ठीक, और एक चीज़ और देखो,
सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिट एबिलिटी विद गारंटी कवर, तो क्रेडिट गारंटी कवर करंट में चेंज कर दिया गया, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो 5 करोड़ था वो 10 करोड़ तक पहुंचा दिया गया, स्टार्टअप्स के लिए 10, यहाँ पे 20 कर दिया गया है। और जो एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले हैं उन्हें 20 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट, वो क्या चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। और एक्सपोर्ट के लिए मेनली काम करने वाले भी सेक्टर कौन से हैं, वो है भी कौन है, एमएसएमई सेक्टर ही एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन या फिर पोर्शन रखता है। आगे देखो, उसके अलावा ये कुछ कुछ स्कीम्स वगैरह हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण स्कीम है 2.0, इसका जो बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल है उनको किस तरीके से उनमें न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जाए, आंगनबाड़ी का यूज़ करके किस तरीके से जो इंटीग्रेटेड स्कीम है जिसमें बच्चे महिलाएं उनके जो न्यूट्रिशन लेवल है उनको बढ़ाने की बात की जा रही है, उस पर बात की गई है। ठीक, उसके बाद इसमें बोला गया एक्सपेंशन किया जाएगा आईआईटीज़ की कैपेसिटीज़ का, नए आईआईटीज़ बनाए जाएंगे, डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट पे। अब ये बात की जा रही है किया जाएगा ऐसा, हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत वो है जो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि देखो, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये स्कीम किसके लिए है, प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म फॉर इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम किससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद बोला 5 नेशनल सेंटर बनाए जाएंगे एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग के लिए। फिर बोला अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे, 50,000 लैब टू बी सेटअप बाय गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 ईयर। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि अटल टिंकरिंग लैब वाला जो कंसेप्ट है वो किसका है, नीति आयोग का है। किसका है, नीति आयोग का है। ठीक, फिर उसके बाद बोला सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है इसमें। फिर इसका देखो पीएम स्वनिधि टू बी रिमेम्बर्ड विद इनहेंस लोन्स फ्रॉम बैंक, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसमें नए नए चेंज होते रहते हैं। पीएम स्वनिधि आप याद रख लो कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने से संबंधित है। ठीक, ये बात की जा रही है। फिर इसके बाद बोला है कि वेलफेयर फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, इनको भी पीएम जन आरोग्य मतलब पीएमजेएवाई, पीएमजेएवाई, जिसको हम बहुत नॉर्मली जानते हैं कि आयुष्मान के नाम से जानते हैं, कि उनके अंडर क्या किया जाएगा कि इनको भी कवर किया जाए। किनको, जैसे गिग वर्क हैं, प्लेटफॉर्म वर्क हैं, जैसे वो जोमेटो और स्विगी पे आपने काम करते हुए देखे होंगे, वही गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी बातें की गई कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर विद आउटले ऑफ 1.5 करोड़, 50 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स। तो इसमें बोला कि भाई 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 1.5 लाख करोड़ तक का। फिर जल जीवन मिशन टू अचीव 100% कवरेज, मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028। अब देखो आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, पावर सेक्टर की बात की जा रही है कि भाई इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म, ऑगमेंटेशन इंटरेस्ट ट्रांसमिशन, एडिशनल बोरोइंग, 0.5 जीएसडीपी स्टेट्स। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब ये याद रखो कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2530 लॉन्च टू। अब आप याद रखना कि एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान जो 2530 है उसका टारगेट कितना है, 10 लाख करोड़ का टारगेट है कि भाई इसमें 10 लाख के करोड़ के आसपास असेट्स को मोनेटाइज करना है, हमें उससे इतना पैसा वसूलना है। फिर एक ये अर्बन चैलेंज फंड स्टेबलाइज किया गया है जिसमें 1 लाख करोड़ के आसपास का पैसा रखा गया है। ठीक, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि हमें याद रखना है 25,000 करोड़, नहीं, आपको ये सब ध्यान में नहीं रखना। आप सिर्फ ये याद रखो कि भाई ये जैसे अर्बन चैलेंज फंड जैसा कुछ स्टेबलाइज कर दिया है उन्होंने। एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट कितना है, तो 10 लाख करोड़ के आसपास का टारगेट है। ठीक, इसके अलावा क्या चीज़ें और इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए। अब देखो ये क्या है, मैंने पूरा का पूरा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइड पे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था उसे उठा लिया है। अब इसमें से हमें ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है। ऐसे हम सारी चीज़ करेंगे तो आपके लिए भी कोई मतलब का नहीं है, एग्ज़ाम के लिए भी कोई मतलब का नहीं। जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक, उसके अलावा देखो ये पीएम रिसर्च फेलोशिप, तो ये फेलोशिप देने की बात की जाती है जो हायर एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये फेलोशिप की बात की गई है। द सेकेंड जीन बैंक विथ 10 लाख जम्प प्लाज्म लाइन्स टू सेट अप फ्यूचर, ये अभी ये भी स्टेबलाइज नहीं की है।
ज्ञान भारतम मिशन, अब इसको देखो, ज्ञान भारतम मिशन ये क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये स्कीम है। नेशनल जियो स्पाटियल मिशन, ये क्या है भाई, टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पाटियल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा यूजिंग पीएम गति शक्ति, तो ये भी याद रखना कि आपको भैया ये स्कीम भी है हमारी। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स को प्रमोट, जैसे 4 इंजन की बात की गई थी जिसमें फोर्थ लास्ट इंजन क्या है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए मिशन स्टेबलाइज करने की बात की गई है। भारत ट्रेड नेट की स्टेबलाइज करने की बात की गई है जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन से हम अपने आप को इंटीग्रेट करने का काम करेंगे, ठीक। एयर कार्गो के लिए वेयर हाउस फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने की बात की गई, अपग्रेड किया जाएगा। अब इन्होंने बोला था कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूल बोल रहे हैं कि भाई रिफॉर्म्स के जरिए रिफॉर्म एक फ्यूल के तौर पे काम करेगा, डेस्टिनेशन होगा हमारा डेवलप्ड इंडिया, है ना, तो ये कुछ वो बातें थी। तो क्या क्या फ्यूल के तौर पे क्या क्या रिफॉर्म हमने किए, तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क लेके आए। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जो गाँव के एरिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, तो इनका कंबाइंड रूप से एक क्या किया जाएगा, क्रेडिट स्कोर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी जिससे इनको बड़े आसानी से लोन मिल सके फॉर्मल सेक्टर से, ताकि ये अपना ग्रोथ कर सकें, ठीक। फिर रिवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025। एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज 100%। तो अब आप याद रखना कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट है वो 100% हो चुकी है, ठीक है। अब देखो टैक्स रिफॉर्म के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा जो अभी ला भी चुके हैं वो, ठीक। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात की गई, हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इन इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, एफएसडीसी मैकेनिज्म, जन विश्वास बिल टू डीक्रिमिनलाइज मोर देन, अब ये याद रखना कि जन विश्वास बिल किससे रिलेटेड है, तो डीक्रिमिनलाइजेशन करना है 100 से ज़्यादा वेरियस लॉज जो बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनका आज के टाइम पे कोई इंपॉर्टेंस खास है नहीं है, ठीक। अब इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, अब इसमें क्या क्या चेंज करने की बात की गई कि भाई, अब ये जो बातें यहाँ पे लिखी हुई ना, मैं आपको सिंपली एक लाइन में ऐसा बता देता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। जैसे देखो ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे विदेश से जितनी भी बाहर से जो भी चीज़ें आएंगी ना, तो उस पर हम क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी या अन ड्यूटीज जो भी लगाते हैं सारी लगाते हैं। तो बाहर से ऐसा तो नहीं कि सारी लग्जरी गुड्स आ रही हों, कुछ कुछ काम की चीज़ें भी आती हैं, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, ड्रग्स आते हैं लाइफ सेविंग, तो अब उन पे भी उतना ही टैक्स लगाना जितने हमारे, जैसे मान लो एक कार आ रही है ना, और एक कैंसर का ड्रग आ रहा है, तो कार पे मान लो 30% टैक्स लग रहा है, अब कैंसर वाले ड्रग पे भी 30% लगना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कार तो लग्जरी गुड है, तो जो अफोर्ड कर सकता है, ऐसा तो नहीं कि वो इंपॉर्टेंट गुड है या फिर लोगों के लिए ज़रूरी है, तो कार पे टैक्स लगाना तो बनता है, लेकिन ये कैंसर के ड्रग पे इतना टैक्स लगाना लॉजिकल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस बार इन सब चीज़ों को सुधार किया है, सुधार करते हुए उसने क्या किया, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दे कि भाई इस पर टैक्स नहीं लगेगा। 6 से ज़्यादा मेडिसिन है उस पर 5% की ही ड्यूटी लगाएंगे, और भी बहुत सारे सुधार इन्होंने करने की कोशिश की गई है, ठीक। इसमें मेनली यही बातें चीज़ें दी हुई हैं। आगे देखो, फिर डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या किया गया कि उन्होंने डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में सुधार करते हुए 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं, बस इतना ही याद रखो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ठीक। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक। अब देखो, अब मेन क्वेश्चन जहाँ से लगभग ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी तो सेम ईयर में भी बनता है कि भाई जो हमारा रेवेन्यू है वो कहाँ से कितना परसेंटेज रेवेन्यू आ रहा है और कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, तो जिसको बोलते हैं रुपीज़ फ्रॉम या रुपीज़ इन या रुपीज़ आउट, ठीक। तो देखो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से हो रही है, 24%। अब इसको इनकम बोल लो, कुछ भी बोल लो, सबसे ज़्यादा जो इनकम हो रही है हमें बोरोइंग से हो रही है, बोरोइंग से अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी में आता है पीएफ का पैसा, अभी है तो लाइबिलिटी लेकिन बोरोइंग नहीं की है तुमने, है ना, तो बोरिंग और अदर लाइबिलिटी से 24% आ रहा है। सेकंड नंबर पे क्या है, इनकम टैक्स है 22%, ठीक। सेकंड नंबर पे कितना, इनकम टैक्स है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे किसका, जीएसटी। अब देखो इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कितना परसेंट, 18%। फिर उसके बाद क्या आता है, 17% में आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये किस पे लगता है, कंपनीज पे लगता है, ठीक। अब उसके बाद क्या आ रहा है, 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी से वो काम कर रही हैं तो उसको डिविडेंड दे रही हैं, वो
कहीं किसी चीज़ का जुर्माना लगा है, किसी चीज़ से रेवेन्यू वसूला है, वो चीज़ें किस आती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट में आती है। फिर उसके बाद आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटीज, सबसे लास्ट में आता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो एक लिस्ट हम भी बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे बोरोइंग आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, जीएसटी। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक। पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स। छठवें नंबर पे क्या आ रहा है, कस्टम्स आ रहे हैं। और सातवें नंबर पे आ रहा है नॉन डेप्ट रिसिप्ट, नॉन डेप्ट रिसिप्ट, ठीक। ये क्या हुआ, ये कहाँ कहाँ से कौन सा पैसा कितना आता है। दूसरा, फिर कहाँ कितना खर्च हो रहा है। तो देखो जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो पैसा इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च होता है। जितना भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसका 20% किस पे खर्च हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पे। तकरीबन 12 लाख करोड़ के आसपास का ये पेमेंट है। ये मैंने पहले से आपके लिए लिख के भी रखा हुआ है। फिर उसके बाद 22% खर्च हो रहा है कहाँ पे, स्टेट्स पे। स्टेट्स में जो, जैसे हमें पता है कि सेंट्रल बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करता है, उसका एक हिस्सा उसे स्टेट्स को देना पड़ता है। अब वो कितना देगा, किस कंडीशन में दिया जाएगा, उस चीज़ को कैसे डिसाइड किया जाता है, वो बताता है कौन, फाइनेंस कमीशन, है ना। फाइनेंस कमीशन बताता है कि कितने परसेंट पैसे देना है। एट प्रेजेंट में ये 41% जितना भी रेवेन्यू उसका देना पड़ता है। तो जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा है उसका 22 रुपये यहाँ जाता है सीधे सीधे, ठीक, या 22% यहाँ जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है, जैसे PMJAY जन आरोग्य योजना चला रखी है, PM किसान सम्मान योजना चला रखी है। इस टाइप से जितनी भी स्कीम चला रही है उस पर जो पैसा खर्च करना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होता है। फिर उसके बाद ये 88% के 4 चीज़ें आती हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करके खर्च करते हैं। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8% का। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर और डिफेंस पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, 8% के आसपास हो रहा है। तो ये चारों को याद रखना, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, अदर एक्सपेंडिचर ये, और डिफेंस, ये जो चारों के चारों 8% है। उसके अलावा मेजर सब्सिडीज जैसे फूड पे सब्सिडी मिलती है, हमारे यहाँ पे यूरिया पे सब्सिडीज मिलती हैं, तो उस टाइप की जो भी सब्सिडीज़ हैं उनको इसमें काउंट किया जाता है। अब फूड सब्सिडी में मेन क्या है, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें हम क्या कहते हैं, बहुत सारा जो MSP के अंडर हम बहुत सारा प्रोक्योर करते हैं ग्रेन्स को, और बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं PDS के जरिए। उसके अलावा 4% के आसपास या 4 रुपये के आसपास खर्च होता है किस पे, पेंशन्स पे। तो ये एक पूरा डायग्राम हुआ जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने कि कहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक। अब हम थोड़ा ऐसा एक ये ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो बढ़ रहा है या कैपिटल रिसिप्ट्स के साथ क्या हो रहा है। तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखो 2023, 24, 25 ये दिए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जंप दिख रही है, क्या दिख रही है, जंप। आप बस सिर्फ ट्रेंड याद रखना कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है, एक जंप है ना, इंक्रीज हो रहा है ये, ठीक। कैपिटल रिसिप्ट्स में देखोगे तो ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल रिसिप्ट्स ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब देखो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो उसमें क्या, ये लगभग ये ऐसा एकदम कांस्टेंट जैसा कुछ नहीं कि या तो बढ़ रहा हो या तो गिर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप देखोगे तकरीबन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। तो ये ट्रेंडों को भी आप ध्यान रखना, एक लाइन में लिख लो, बार बार रिवाइज कर लेना कि अच्छा रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्रीज हुई है, कैपिटल रिसिप्ट्स डिक्रीज हुई है। इस टाइप से आप ध्यान रखने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो सबसे टफ क्वेश्चन होगा उसमें आपसे ये चीज़ पूछेगा और उसमें एक ऑप्शन में ये दिया रहेगा आपको। फिर उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा डेफिसिट्स के ट्रेंड्स को देखते हैं कि डेफिसिट क्या कंडीशन है। ये 2021, 2022, 23, 24 और 5 का ये ट्रेंड है। अब देखो फिजिकल डेफिसिट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट भी साथ भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी गिर रहा है। प्राइमरी डेफिसिट के साथ भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू। तो ये चारों को चारों डेफिसिट नहीं क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, है ना, या हम ऐसा बोल सकते हैं रेगुलर गिर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट की
डेफिनेशन जो मैंने आपको बता रखी है पहले से वो आपको याद होगी, एक बार क्विकली रिवाइज भी करवा देता हूँ। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी कर रहे हैं माइनस जितना भी हम टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करते हैं हम फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब क्या सीन है, आप ऐसे याद रख लेना। जैसे ये डेफिनेशन आपको कंफ्यूज करी हो तो ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल बजट में हमने 100 रुपीज़ खर्च किए, लेकिन हमारी इनकम तो 80 रुपीज़ ही थी। क्या थी, 80 रुपीज़ ही थी। ठीक, तो हमने खर्च तो 100 रुपीज़ किए हैं और इनकम 80 रुपीज़ थी, तो ये 20 रुपीज़ और कहाँ से आए, तो ये जो 20 रुपीज़ है ना, तो इसको हम बोरो करके लेके आए थे। क्या करके लेके आए थे, बोरो, उधार लेके आए थे। तो यही 20 रुपीज़ क्या होता है, हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। अब ये फिजिकल डेफिसिट हमारी कैपेसिटी दिखाता है कि गवर्नमेंट पे कर्जा कितना है, गवर्नमेंट की फ्यूचर लाइबिलिटी कितनी है। जितना कम ये होता है उतना ही बेस्ट होता है इकोनॉमी के लिए। ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तब हम रेवेन्यू डेफिसिट में सब माइनस कर देते हैं किसको, ग्रांट को, जो ग्रांट्स देते हैं किसको, स्टेट्स को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो हमें मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, अब वैसे ही हम फिजिकल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट हमें मिलता है। ठीक, इसमें से जब हम माइनस कर देते हैं किसको, इंटरेस्ट पेमेंट को, तो हमें मिलता है क्या, प्राइमरी डेफिसिट। अभी आप एक चीज़ ध्यान रखने की, चारों के चारों क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक, एक ट्रेंड इसको भी देखो आप, नन नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है या गिर रहा है, क्या हो रहा है। तो आप एक चीज़ देखने की कोशिश करो, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग में, इसके बारे में देखो, थोड़ा उथल पुथल रही भी, लेकिन ये भी इंक्रीजिंग में। टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स, तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है कि भाई राज्यों को जो पैसा दिया जा रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं, तो वो ट्रेंड्स से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चनों में से एक होगा जिसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे ये बहुत सारे स्पेसिफिक सेक्टर जिन पे जो खर्चा हुआ है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे डिफेंस पे तकरीबन 4,91,000 रुपीज़ के आसपास, 4,91,732 करोड़, ये करोड्स में ये सारे के सारा डाटा, तो इस पे एक्सपेंडिचर हुआ है। तो देखो जो सेक्टर्स हैं उसमें सबसे मेजर सेक्टर कौन सा है, डिफेंस। फिर उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर हुआ है। तीसरा होम अफेयर्स पे, होम अफेयर्स में देखो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं, जितनी हम खुद जिसमें जा रहे हैं वो होम अफेयर्स में आती हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे। तो आप एक काम कीजिएगा, तो इनको थोड़ा एक सीक्वेंस वाइज ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से मेजरली किस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, किस पे कम किया जा रहा है, तो उसका आपको ये असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाने के लिए आपसे बोल सकते हैं। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, एजुकेशन पे कितना हो रहा है, हेल्थ पे कितना हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट पे कितना हो रहा है, IT पे कितना हो रहा है, एनर्जी पे कितना हो रहा है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे, सोशल वेलफेयर पे, साइंटिफिक डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है। तो ये मेजर सेक्टर्स हुए जिस पे खर्चे की बात की जा रही है। ठीक, तो जो बजट की इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी सारी इसमें दे दिए। बाकी एक छोटी सी कुछ आधे घंटे या 35 मिनट की एक वीडियो और आएगी जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे जितना भी सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट हुए तो मैं उन सर्वे वाले फैक्टों को आपको दे दूंगा, जिससे कि आपका ये सारे के सारे काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो बजट में ज़्यादा जानकारी थी नहीं इस बार, क्योंकि देखो स्कीम्स वो लोग लॉन्च तो बहुत करते हैं, बोलते तो हैं कि ये स्कीम लाएंगे, ये काम करेंगे। अब उन्होंने बोला कि ये काम करेंगे, वो काम अभी हुआ नहीं है। जब तक हो नहीं जाएगा तो एग्ज़ाम में पूछने का मतलब भी नहीं बनता उसका। तो इसलिए बजट मतलब कि इम्पोर्टेंट यही है कि वहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ, कोई स्कीम लॉन्च कर दी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी स्कीम की चर्चा की गई है तो उसके बारे में पढ़ लो। तो जो स्कीम्स यहाँ पे बताई गई हैं उसको थोड़ा थोड़ा हमें देख लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए।